नमस्कार, मेरा नाम मोनू चौहान है। और आपका नाम भाई? मेरा नाम स स समीर कुमार झा है। अच्छा। और मैं आज तक के न्यूज़ चैनल से हूँ। और मैं अब समीर झा भाई का इंटरव्यू लेने वाला हूँ हकलाने के ऊपर। और समीर भाई, इसमें बेसिक 10 सवाल होंगे और आपको उनका आंसर अपने हिसाब से देना है कि आप हकलाने के बारे में क्या सोच रखते हो। ठीक है? ठीक है। तो मैं आपसे सवाल पूछता जाऊँगा। अगर आपको किसी सवाल का आंसर नहीं पता तो आप उसका आंसर मतलब नो दे सकते हो, नो। ठीक है? ठीक है सर। हाँ। तो मेरा फर्स्ट सवाल आपसे ये है कि आप हकलाने के बारे में क्या सोचते हैं? इसकी क्या वजह हो सकती है? मैं हकलाने के बारे में ये सोचता हूँ कि ये बस हमारी एक बुरी आदत है जिसके कारण हम लोगों से बात करते वक्त डरते हैं। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे बचपन में हम ज़्यादा घुल मिल नहीं पाए थे लोगों से, जिसके कारण हमें बोलने की और फ्लुएंट होकर बोलने की आदत नहीं है। और फिर उसके बाद में आपका अगला सवाल है, अगर आपका अपना बच्चा, जैसे अगर आपकी अभी शादी तो हुई नहीं है, आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है, तो शादी के बाद मान लो आपका बच्चा हो गया, बच्चा होगा और बच्चा लाने लगा, तो फिर आप उसके लिए क्या करोगे? ठीक है? हाँ। जैसे आपने ये भैया 2-3 साल का, उसकी आवाज़ मतलब है, बच्चा बोलने लगा, है ना, तो फिर आपको समझ में अगलाता, तो फिर आप क्या करोगे? जी, तो आगे जाकर जब मेरी शादी होगी और मुझे बच्चा हुआ और मुझे पता चला कि मेरे बच्चे को हकलाहट है, तो पहले मैं कुछ टाइम रुकूंगा और देखूंगा कि इसको किस तरह का हकलाहट है। और जब मुझे कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं उसे कोई फिजिकल एक्टिविटी सीखने के लिए कोचिंग भेजूंगा, जैसे डांस, सिंगिंग, स्विमिंग या क्रिकेट एकेडमी, क्योंकि माना जाता है कि स्पीच थेरेपी से ज़्यादा अच्छा होता है। जब आप कोई नई स्किल सीखते हो तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है और आपको वहाँ पे नए नए लोग मिलेंगे आपके सेम माइंडसेट से, तो आप उनसे बात करने के लिए खुद आगे जाओगे, नहीं कि आप डर के मारे उनसे कभी बात ही नहीं करोगे। अब आता है आप तीसरा सवाल, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। आपके ख्याल से हकलाने वाले को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? स्पीच थेरेपी या मतलब है किसी संस्था से जुड़ना चाहिए, या स्वयं में काम करना चाहिए, या जड़ी बूटियाँ होती है, मतलब ETC, मतलब आपकी सोच क्या है इसके बारे में? क्या करना चाहिए हकलाने के बारे में? जी, जो लोग हकलाते हैं तो उनके लिए 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं, मगर उसमें स्पीच थेरेपी कभी नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपका बस पैसा बर्बाद होता है। तो उसे आप ठीक करने के लिए ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हो जहाँ पर आपके जैसे हकलाकर लोग रहने वाले लोग हो, ताकि आप उनके एक्सपीरियंस से सीख पाओ और उनसे बातें करके आप अपना कॉन्फिडेंस
बिल्ड कर पाओ। अगर आपको ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलता है तो आपको खुद आगे जाकर लोगों से बात करना होगा, चाहे आप कोई दुकानदार से मिलो या अपने रि रि रिलेटिव्स से जाकर खुद कुछ क्वेश्चन पूछो, कोई नई स्किल सीखो, उससे भी बहुत फ़ायदा मिल जाता है। अब आपका चौथा सवाल ये है कि क्या आपने किसी हकलाने वाले को देखा है? जब वे हकलाते हैं तो आपको कैसा लगता है, क्यों? हाँ, मैंने बहुत सारे हकलाने वाले लोगों को देखा है। तो उसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो अपने ज़िंदगी में इतने परेशान हो चुके होते हैं क्योंकि उनको कोई दोस्त नहीं मिलता है बात शेयर करने के लिए, वो जॉब नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता है, उनकी शादी में भी कभी कभार रुकावट आती है स्टैंडिंग के कारण, जिससे वो अपनी लाइफ को बेकार समझते हैं। मगर मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बहुत ज़्यादा हकलाते हैं मगर उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। जैसे कोई एक्टर हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई टीवी जर्नलिस्ट है, कोई किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर है। तो जो लोग हकलाते हैं, जो खुद को कम समझते हैं, उनका मैं सिर्फ एक सुझाव दूंगा कि आप अपने माइंडसेट को जितना पॉजिटिव और खुद को पूरे दिन खुश रख सकते हो रखो। वही एक सॉल्यूशन है, ऑप्शन है कि जिससे आप जल्दी तो नहीं मगर आप धीरे धीरे 1-2 साल में बहुत ओवरकम कर सकते हो इसको। अभी एक सवाल मेरे मन में आया, आपने जो आंसर दिया अभी मतलब मैं उससे पूछ रहा हूँ, तो आप इसका जवाब को सोच के देना। बाई चांस अगर आपको डॉक्टर या सब लोग बोल दे कि भैया हरलाने का कोई इलाज नहीं है और आप जैसे हो जैसे आपको ज़िंदगी काटना है, ठीक है, मतलब मेरी बात समझ लो आप। जी जैसे अभी आप हकलाते हो तो अभी आप सोचो कि यार मैं कहीं ना कहीं ठीक हो जाऊंगा, इसके ऊपर काम करूंगा, मतलब सोच है। लेकिन आपको पता चल जाए पूर्ण सत्य मतलब कि हकला ठीक नहीं होगी और जैसा हूँ मुझे ऐसे ही मतलब पूरी ज़िंदगी बस सतर्क रहना है, तो फिर आप क्या करोगे? आप डिप्रेशन में जाओगे या खुश होगे या फिर आप मतलब क्या करोगे? जी, ये आपका बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन था। तो इसका उत्तर ये हो सकता है कि अगर मैं स्टार्टिंग में किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ और उसने मुझे ये उत्तर दिया तो मैं पहले मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी तो मैं डिप्रेशन में जाऊंगा और यहाँ तक कि मैं अपनी लाइफ भी ख़त्म करने की सोच सकता हूँ, सुसाइड वगैरह करने की। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं और उनसे बात भी किया है और मैं उनकी बात से एग्री भी करता हूँ। मगर मैं पहले थोड़ा बहुत इंटरनेट पे ढूंढूंगा और कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढने की कोशिश करूँगा जिसका ट्रैक रिकॉर्ड इसमें अच्छा हो ताकि मैं उस
उनसे जुड़कर उनसे थोड़ा बहुत सवाल पूछ पाऊँ, और अपने जैसे लोगों से जब मैं बात करना शुरू करूँगा तो वो डिप्रेशन हट जाएगा। मगर मैं मानता हूँ कि जब आपको पहले पहले पता चलता है कि आपको हकलाहट है, तो तब जाकर आपको थोड़ा बहुत ऐसा फीलिंग आ सकता है कि ऐसा लाइफ जीना बेकार है, क्योंकि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो। ना आपसे कोई शादी करेगा, ना आपको कोई जॉब देगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, बिल्कुल करना। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, और जैसे अगर आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, और आपको किसी बंदे की ज़रूरत है, एक व्यक्ति की काम पे हेल्पर या मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर या मतलब कुछ भी वगैरह, ठीक है, और कोई व्यक्ति आता है आपके पास जॉब करने के लिए, है ना, जॉब मांगने के लिए, और वो हकलाता है, तो क्या आप उसकी हकलाहट को जज करके उसे जॉब पे रखोगे, या आप उसका टैलेंट देखोगे, मतलब क्या देखोगे आप, टैलेंट की हकलाहट? जी, इसके मैं आपको दो अलग अलग आंसर दूंगा। एक तो अगर कोई ऐसा जॉब हो जिसमें सिर्फ उसको कंप्यूटर पे बैठकर काम करना है, उसको ज़्यादा पब्लिक रिलेशन नहीं देखना होता है, तो उसमें उसको अगर हकलाहट होती भी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं उसमें उसकी कंप्यूटर स्किल और टैलेंट देखूँगा। मगर दूसरा ऑप्शन है जिसमें उसको पब्लिक रिलेशन ज़्यादा करना होगा, यानी कि आम लोगों से बात करना होगा। और उसमें भी मैं दो प्रकार के इंसान को देखूँगा। पहला, जिसको बहुत ज़्यादा ही हकलाहट है, जो अपना एक नाम भी नहीं ले सकता है, तो मैं उसको नहीं रख पाऊँगा अपनी नौकरी में, क्योंकि उसको आम लोगों से डील करनी है। तो अगर वो लोगों के सामने हकलाया तो उससे मेरी कंपनी की रेप्यूटेशन खराब हो सकती है। तो मैं उसे सुझाव दूंगा कि आप पहले अपने हकलाहट पर काम करके आओ, 1-2 साल के बाद आप फिर से आना, तब मैं आपको जॉब देने का सोच सकता हूँ। दूसरा है कि अगर जिसको बहुत कम हकलाहट है, जिसको बस 10-20% होती है, वो भी तब जब वो प्रेशर मोमेंट में हो, तो मैं उसको जॉब पर रख लूँगा। क्योंकि मैं मानता हूँ कि चाहे लोग हकलाता हो या नहीं हकलाते हो, तो वो प्रेशर या अपने सीनियर लोगों के सामने थोड़ा बहुत फम्बलिंग करेगा ही, चाहे वो कितना भी पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन की उसकी जितनी भी अच्छी हो। तो ये है मेरा आंसर। बहुत बढ़िया, आप पूरा अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, कभी कभी हकलाने पर लोग हंसते हैं, क्यों, है ना, कभी कभी लोग हकलाने पे हंसते हैं, है ना, क्यों? जब मिर्गी के दौरे पर कोई नहीं हंसता, क्या ख्याल है आपका? क्या ऐसा कभी आपने किया? जैसे मान लो जब आप किसी पब्लिक
जगह पे गए और आपने देखा कि मेरे सामने 10 लोग बैठे हुए हैं, है ना, और अगर आपने कुछ भी बात पूछी, उनसे बात करी और आप बुला गए तो आपके लोग हंसने लगेंगे। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को या मतलब किसी को भी मिर्गी का दौरा आता है, वहाँ पे लोग हंसते नहीं हैं, वहाँ पे लोग सीरियस होकर उसको मतलब उसका ध्यान रखेंगे, यार इस व्यक्ति को मिर्गी का दौरा आ गया, ऐसा वैसा। आप मेरा सवाल समझ गए? हाँ। हाँ। तो इसके भी 2 आंसर हो सकते हैं। पहला तो जो हकलाहट पे लोग हंसते हैं तो उनको हकलाहट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, इसके कारण वो समझते हैं कि ये कैसे रुक कर या फिर अटक कर बोल रहा है। ये पहला कारण होता है। दूसरा कारण ये होता है कि मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है कि लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप अटक के बोल रहे हो या रुक के बोल रहे हो। लोगों को फ़र्क पड़ता है जब आप सेकेंडरी बिहेवियर ज़्यादा करते हो, यानी कि आपको पसीना आना शुरू हो जाता है, आप यहाँ से वहाँ दौड़ने काफ़ी हिलने लग जाते हो, आपका हैंड मूवमेंट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे या फिर लेफ्ट राइट होने लग जाता है, वो भी बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। आपका माउथ बहुत ज़्यादा चिपक जाता है या माउथ ओपन हो जाता है, ये भी कारण हो जाता है जब लोग हंसते हैं। और मिर्गी का दौरा पे इसलिए नहीं हंसते क्योंकि उनको पता है कि ऐसी कोई बीमारी होती है जिसका इलाज हॉस्पिटल में होता है, मगर हकलाहट की कोई बीमारी नहीं है, ना ही इसका इलाज कहीं होता है। तो ये था। बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर दिया आपने। अब 7वां क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। हकलाने के बारे में आपके कोई सवाल है? हाँ, मेरा एक सवाल है कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो हकलाने के कारण अपनी लाइफ ख़त्म कर देते हैं। ये ऐसा रियलिटी में होता है वो, या वो हमें पता नहीं चलता है कि ऐसा कोई करता भी है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आप बताइए समीर जी, किसी हकलाने वाले लोगों को आपने क्या किसी बड़ी पोस्ट पर देखा है, जैसे ग्राम प्रधान, व्यापारी आदि, वह कैसे वहाँ तक पहुँचा होगा? जैसे मान लो आपने किसी में कलेक्टर बनते देखा हो, या किसी नेता या किसी मंत्री मतलब होते हैं, या मतलब हर फील्ड में अलग अलग जगह पे जहाँ पे उसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, ऐसा कोई किसी को आप जानते हो आप? जी हाँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने अपने सैमरीन को हरा कर बहुत बड़ी चीज़ अपनी लाइफ में अचीव की हैं। जैसे मैं आपको 2-3 लोगों का उदाहरण देता हूँ। ऋतिक रोशन, जो आज के टाइम में इंडिया खासकर बॉलीवुड का वन ऑफ द हैंडसम और परफेक्ट डांसर एक्टर हैं, और जो अमेरिका के
प्रेसिडेंट थे जिनका नाम बराक ओबामा है, वो भी लोग हकलाते थे, मगर उन्होंने अपनी हकलाहट को पीछे छोड़कर अपने आप पे काम करके वो चीज़ अचीव कर ली है जो लोग नहीं हकलाते हैं वो भी अचीव नहीं कर पाते हैं। हाँ, और एक और मैं बहुत ही स्पेशल मेंशन देना चाहूँगा शरद केलकर जी का। उन्होंने बाहुबली 1 और 2 में प्रभास का इतनी अच्छी डबिंग की थी कि आज हिंदी में प्रभास को उनकी आवाज़ से पहचाना जाता है। तो उन्होंने अपनी आवाज़ को इतना भारी तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा डीप कर लिया कि अब उनको उनकी आवाज़ से पहचाना जाता है। बहुत बढ़िया, अच्छा। तो आप ये जो लास्ट वाला एक एग्जाम्पल दिया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी उनको बहुत सालों से जानता था, लेकिन अभी कुछ ही महीनों पहले मुझे पता चला कि केलकर साहब को स्टमरिंग की प्रॉब्लम थी। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि उन्होंने बाहुबली में उनकी आवाज़ दी है, बहुत शानदार है। मैंने कहा यार, मतलब एक व्यक्ति हकलाने के साथ साथ सभी काम कर सकता है, भले चाहे वो फील्ड कोई सी भी हो। बिल्कुल सही आपने आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि इस इंटरव्यू में मैं काफ़ी हकलाया, ठीक है। आपने देखा हो मेरे सेकंड बिहेवियर भी मतलब सामने आ रहा था, मेरी अभी खींच है, कभी कभी उन्हें लगती है यूँ करके, और आँखें माथे हाथ माथ मतलब जो भी है ना। क्या आपको मेरी बात समझने में कोई दिक्कत हो रही थी? आपको क्या पुश करना पड़ रहा था यूँ करके हाँ, देखा होगा आपको जब हम बात करते हैं तो लोग हमको बहुत ही मतलब ध्यान से सुनते थे कई बार। कि आपको ऐसा कुछ मतलब लग रहा था कि जब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा था तो कि यार कि मैं बहुत संघर्ष करके या मतलब कुछ भी? जी, मुझे आपकी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि आपने बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी आवाज़ में अब फ्लुएंसी और क्लैरिटी आ गई है, जिसके कारण आपका हर एक वर्ड बहुत ही साफ और अच्छे से सुनाई दे रहा था। मगर हम अगर दूसरा उदाहरण ले, जो लोग उतना साफ नहीं बोल पाते हैं, उनका बहुत ज़्यादा अटक जाते हैं, तो उनको भी आप अगर ध्यान से सुने और उनको समय दे अपनी बात रखने के लिए। और अगर आपको कोई वर्ड समझ ना आए तो आप उनसे एक बार रिपीट कर सकते हो जब उनकी बात ख़त्म हो जाए, ना कि उनको बीच में रोककर या टोककर आप उनसे पूछते हो तो उनको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड नर्वसनेस आ जाती है कि वो मुझे बीच में टोक रहा है तो मेरे बात करने में दिक्कत ही होगी, जिसके कारण वो मुझे सुनना नहीं चाहता है। तो अगर ऐसा आप कभी किसी से मिलते हो तो आपको पूरा टाइम दो उसको बात रखने के लिए, और अगर आप उस टाइम फ्री ना हो तो आप उनसे एक्सक्यूज़ मी बोल के आप बोल सकते हो कि सॉरी, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, हम कभी और बात कर सकते हैं क्या? ठीक है।
तो समीर जी, आपका सहयोग और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे लिए 15-20 मिनट का समय निकाला और मेरे क्वेश्चनों का आपने बहुत ही शालीनता से, बहुत ही आसानी से और मेरी बात आपने मतलब अच्छे से सुनी आपने। और मैं लास्ट में अपनी तरफ से एक और क्वेश्चन रखना चाहता हूँ, जैसे क्या आपको लगता है कि मतलब मैं नकलाने से डर रहा हूँ, या मतलब मैं मेरी जो स्पीड है फास्ट है या स्लो है या ठीक है, नेचुरल है, और मेरे शब्द मतलब क्लियर निकलते हैं और मुझे टेक्निक का उपयोग करना मतलब आता है या नहीं आता है, और उसके बाद में मेरे हाव भाव, मेरे आई कांटेक्ट, मेरी स्माइल और मेरे हैंड मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं जिसको, मतलब आपको मेरे अंदर क्या अच्छा लगता है और क्या लगा खराब, मेरी मतलब जो बॉडी लैंग्वेज और मतलब मेरी कम्युनिकेशन स्किल, मतलब सब चीज़ें आपने देख होगी क्या है मेरे अंदर, क्योंकि क्या कमी है, क्या मतलब क्या करना चाहिए मुझे, आपको क्या लग रहा है मेरी आवाज़ में सब चीज़। जी, तो मैं आपको पहले आपकी अच्छी बात, मतलब जो अपनी अच्छी चीज़ है उसके बारे में बताता हूँ। पहले तो आप अपनी बात रखने से कभी पीछे नहीं हट रहे हो, मतलब कि जैसे कि दो चार लोग बात कर रहे थे, तब भी आप बीच में उनसे बात करने के लिए आगे आ रहे थे, जो बहुत सारे हकलाहट लोग बात उतने आगे नहीं आ पाते हैं। दूसरा कि आप तीसरा की जो बाउंसिंग टेक्निक और हैंड मूवमेंट है वो आप अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे। और आपने मुझसे मुझे थोड़ा आपको और इस पर काम करना चाहिए कि आप कभी कभार बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते हो, तो आपका सांस कभी आपका साथ नहीं देती है, और जिसके कारण आपको स्टैमरिंग ज़्यादा होने लग जाती है। तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तब आपको जितना बोलना है उतना ही बोल के चुप हो चाहिए, ना कि ज़्यादा मत बोलिए। ज़्यादा बोलने से कुछ नहीं होता है। और सुनने पे तब हम स्टैमरिंग लोगों में एक खासियत होती है कि हमारी लिसनिंग स्किल बहुत अच्छी होती है। तो बस तो सही कहा आपने। तो ठीक है, तो आपने मेरी कमियां और खूबियां मुझे बताई, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हम ये आज का स्टैमरिंग इंटरव्यू यहीं पर समाप्त करते हैं। शुक्रिया, बाय बाय, बाय, धन्यवाद।